हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है जल यानी कि वाटर। कल हमने जल यानी वाटर का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने देखा था कि जल क्या है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल प्रकृति से प्राप्त होता है। और हमने ये भी देखा था कि जल क्या है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमारे सर्वाइवल के लिए यानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे पहले हमने बात किया था कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन हम जब लेते हैं तो ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कि ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या होता है, और भोजन होता है, पर भोजन के बिना हम कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। पर जहाँ जल की बात आती है तो जल के बिना हम एक भी दिन जीवित नहीं रह सकते हैं। तो कल आपने जाना कि पानी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है और सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी कि जल सिर्फ हमारे लिए यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उन सभी जीवों के लिए जरूरी है जो कि क्या है, सजीव है, यानी कि जिनमें जीवन पाया जाता है। अब यहाँ पे न सिर्फ जीवों की बल्कि पादपों की भी बात हो रही है, यानी प्लांट्स की भी बात हो रही है। हमारे साथ साथ प्लांट्स को भी क्या है, पानी की जरूरत होती है। तो इस प्रक्रिया में हमने देखा था कि यहाँ पे चाहे जानवर हो या फिर चाहे कोई पादप हो, उन्हें अपनी चयापचय गतिविधियों के लिए क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। चयापचय गतिविधियों को मैंने क्या बताया था, जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है या फिर प्लांट बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है, यानी कोई भी सजीव जिसके अंदर कोई भी प्रोसेस होती है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो या कोई अन्य जो प्रोसेस होती है, तो उसे हम कंबाइंडली यानी सार्वजनिक रूप से क्या कहते हैं, चयापचय गतिविधियां कहते हैं। तो सारी ही चयापचय गतिविधियों के लिए क्या है, पानी बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपने एक डाटा देखा था जिसमें आपने क्या देखा था कि जो एक व्यक्ति है वो 600 से 700 लीटर पानी का यूज करता है एक दिन में। यानी कि ये जो आपको डाटा बताया गया है ये किसका है, ये एक व्यक्ति का डाटा है, यानी कि एक व्यक्ति 600 से 700 लीटर पानी यूज करता है एक दिन में। और हम आइडिया लगा सकते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया में कितने लोग होंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पानी है वो कितना जरूरी है और कितने लार्ज अमाउंट में यूज हो रहा है, यानी कि इस पानी का जो यूज है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये तो आपने देखा, जल का इंट्रोडक्शन देखा था। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आया था वो है जल के स्रोत, यानी कि जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे कि हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था, तो ऑक्सीजन हमें प्लांट से प्राप्त होती है। वैसे ही अगर हम पानी की बात करें तो जब भी हम जल के स्रोत की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, बारिश का पानी। यानी कि पानी हमें कहाँ से मिलता है, सबसे पहले बारिश के पानी से मिलता है। बारिश के पानी, जब बारिश का पानी आता है यानी बारिश होती है, तो वो जो जल है वो अलग अलग वाटर बॉडीज जो होती हैं, जो जल निकाय होते हैं, वहां पे क्या होती है, संचित हो जाती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, कुआं हो गया, स्ट्रीम हो गया, रिवर हो गया, टैप हो गया या लेक हो गया। यानी कि इन सारे स्थानों पे क्या होता है, फिर बारिश का पानी एकत्रित हो जाता है। तो सबसे पहला जो सोर्स है हमने उसे देखा, बारिश का पानी। दूसरा मैंने आपको बताया था भूगर्भीय जल। भूगर्भीय जल क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है यानी जो पृथ्वी होती है उसके सबसे नीचे की सतह पे जो पानी जमा रहता है, जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे मिट्टी कम होती है और बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि पानी एकत्रित होता है। तो वो जो पानी होता है वो सबसे प्योर वाटर मैंने आपको बताया था। तो आपने मेनली कौन से सोर्स याद रखने हैं, एक तो बारिश का पानी और एक भूगर्भीय जल। सतही जल क्या होता है, जैसे कि नदियां, धाराएं, तालाब, झीलें इत्यादि जो भी आती हैं वो सतही जल में आते हैं। तो जो आपको यहाँ पे जो पिक्चर में जितने भी सोर्स दिख रहे हैं, इन सोर्स में कहाँ से पानी आ रहा है, बारिश का पानी आ रहा है। और बारिश का पानी क्या होता है, बारिश का पानी ही भूगर्भीय सतह में एकत्रित हो जाता है, यानी कि प्यूरिफाई हो जाता है। मैंने आपको बताया था जो मिट्टी होती है, मिट्टी की अलग अलग सतह होती है। यानी कि ये आपने एक मिट्टी की अगर हमने इतनी सी मिट्टी की पीस देखा, यानी जब खुदाई हुई तो हमें एक मिट्टी की प्रोफाइल मिली। मिट्टी के प्रोफाइल में अलग अलग लेयर होती है। तो इन लेयर के थ्रू क्या होता है, पानी छन के नीचे जाता है और भूगर्भीय सतह पे एकत्रित हो जाता है। तो ये क्या था, ये प्योर वाटर है जो कि हम क्या कहते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं।
जैसे कि आप जो हैंडपंप के थ्रू जो पानी निकालते हैं वो वही भूगर्भीय जल होता है जो क्या है, जो छन के हो रहा है, यानी वो फिल्टर हो रहा है। अब जैसे कि आपने घरों में आरओ देखा होगा, तो आरओ भी क्या करता है, पानी को फिल्टर करता है। तो ये तो क्या है, आर्टिफिशियल है, यानी कि मैन मेड है। जो आरओ है वो मैन मेड है। पर यदि भूगर्भीय जल की बात करें तो ये प्राकृतिक रूप से फिल्टर हो रहा है। तो ये आपने जाना जल के स्रोत के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आया जल की अवस्थाएं, यानी कि जल के कितने फेज होते हैं और जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जब आपने पानी यूज किया होगा तो आपने पानी अलग अलग फेजेस में यूज किया है। जब आप पीने का पानी लेते हैं तो आपने क्या किया, आपने लिक्विड फॉर्म में उसे लिया। जब आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी और उसे आपको ठंडा करना है या चिल करना है तो आपने क्या किया, आपने आइस का यूज किया। अब यदि आपको कोल्ड कभी हो गया है तो आप क्या कहते हैं, स्टीम लेते हैं, नहीं भाप लेते हैं। भाप कैसे लेते हैं, आपने पानी को बॉईल किया, वो जो भाप निकली, जो ऊष्मा निकली, उसे हमने क्या कहा, गैस फॉर्म कहा। किसकी, वाटर की गैस फॉर्म कहा। तो जब आप पढ़ेंगे, जब आप तीनों फेजेस के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहली जो अवस्था है द्रव अवस्था है। और वो क्या होती है, दैनिक जीवन में हम जिस जल का उपयोग करते हैं वो द्रव अवस्था है। यानी कि जो भी हम पानी पीते हैं, जिस भी पानी से आप सिर्फ ना सिर्फ पीते हैं बल्कि अपने सारे काम करते हैं, यानी कि आपने साफ सफाई की, आप नहाए उस पानी से, आपने कुकिंग में यूज किया, आपने उस पानी को पिया, वो सारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट जो पानी होता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपने अगर जैसे कोल्ड ड्रिंक पी तो आप क्या करते हैं, चिल्ड आइस को लेके आ जाते हैं, या फिर कभी आपको चोट लगती है तो आप उससे सिकाई करते हैं। तो ये क्या है, ये ठोस अवस्था है जिसे हम सॉलिड फेज कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोल्ड होता है तो आप स्टीम लेते हैं, यानी भाप लेते हैं। कैसे लेते हैं, आपने पानी को गर्म किया और क्या किया, भाप यानी जो वाष्प थी उसे आपने इनहेल किया। तो ये कौन सी अवस्था थी, ये गैसीय अवस्था थी। तो आपने वाटर के कितने फेजेस पढ़े, आपने वाटर के 3 फेजेस पढ़े, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव्य और गैस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आया था वो आया था जल चक्र। जल चक्र यानी वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जब बारिश होती है तो बारिश क्या है, पानी का स्रोत है, लेकिन बारिश होती कहाँ से है, यानी कि जो बारिश का पानी आ रहा है वो पानी कहाँ से आता है। तो यही जो आपको बताता है कि जो बारिश का जो पानी है वो वाटर बॉडी से आता है। जो भी आप वाटर यानी जल निकाय देखते हैं, जैसे समुद्र, तालाब हो गए और नदियां हो गई, जितने भी आपको पानी के जो स्थल दिखाई देते हैं, उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं से पानी, जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में हमारे वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल से बादल बनते हैं, बादलों के थ्रू जो पानी होता है वो फिर से उन्हीं वाटर बॉडी में आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। तो कल आपने देखा था जो वाटर साइकिल है, इसे जो वाटर साइकिल को कौन वो करता है, रेगुलेट करता है, सूर्य रेगुलेट करता है। यानी सूर्य क्या आता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वाटर साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा आपने कल ये भी जाना था कि वाटर साइकिल में कितने चरण यानी कितने स्टेप होते हैं, वो 4 स्टेप होते हैं। हमने कल 2 स्टेप की बात कर ली थी, उसे हम फिर से यहाँ पे देखेंगे। तो जल चक्र में जो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आया था वो आया था वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है, जब सूर्य की किरणें वाटर बॉडी पे पड़ती हैं। यानी कि क्या हुआ, जो सूर्य, यहाँ पे आप देखेंगे ये सूर्य है, सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ रही हैं, वाटर बॉडीज पे पड़ रही हैं। वाटर बॉडी से क्या हो रहा है, मैंने आपको कल बताया था, जो पानी के जो अणु हैं, यानी कि पानी क्या है, H2O। पानी किससे बना होता है, H2O मॉलिक्यूल से बना होता है। तो क्या होता है, जब सूर्य की किरणें जब पानी पे पड़ती हैं तो इनके बीच की क्या होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये गति करते रहते हैं। आपने क्या पढ़ा था अगर, कि जो पानी होता है, पानी नियमित रूप से गति करता रहता है, यानी हिलता रहता है, वो स्टेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो पानी की किरणें हैं ये वाटर बॉडीज पे आ गई। वाटर बॉडीज क्या कहाँ क्या होती है, जहाँ जो भी पानी का जो भी जिस जहाँ पे भी आपको पानी का स्थल दिखता है, चाहे वो नदी हो, तालाब हो या कुआं हो, उसे हम वाटर बॉडीज कहते हैं। यानी जहाँ पे भी पानी प्रेजेंट है उसे हम वाटर बॉडीज कहते हैं। तो यहाँ पे जो किरणें हुई वो वाटर बॉडीज से पड़ी। सूर्य की किरणों से क्या हुई, जो वाटर मॉलिक्यूल थे वहां पे तापमान बढ़ गया। अब जब तापमान बढ़ा तो उनके बीच की गतिज ऊर्जा यहाँ पे बढ़ने लगी।
जब गतिज ऊर्जा बढ़ी तो इन्होंने बहुत तेजी से इनमें गति होने लग गई, और जब गति हुई तो ये वाष्प के रूप में ऊपर उड़ने लगे। इस प्रोसेस को हमने कहा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ये वाली प्रोसेस हो रही है। सेकेंड हम क्या देखते हैं कि जब भी प्लांट्स में क्या आते हैं, प्लांट्स में भी आपने कुछ ऐसी प्रोसेस पढ़ी थी जिसमें वाटर क्या हो रहा था, जिसमें पानी वाष्प के रूप में ऊपर उड़ रहा था, उसे हमने कहा था ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। तो ये भी क्या होती है, ये भी सूर्य की किरणों के द्वारा ही होता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ती हैं, पौधे पे पड़ती हैं, और वहाँ पे जो पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं यानी जो रंध्र होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, पानी भाप के रूप में ऊपर उड़ने लगता है। ये जो एरो आपको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब किस फॉर्म में जा रहे हैं, गैस की फॉर्म में। ये भी क्या है, ये भी वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे हैं। और जी का मतलब होता है गैस फॉर्म में जा रहे हैं, एल का मतलब होता है लिक्विड। तो जी का मतलब क्या है, ये गैस के फॉर्म में जा रहे हैं, वाष्प के रूप में ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होता है, पौधों में होता है, यानी इसे वाष्पोत्सर्जन भी हम कहते हैं। और वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन कहाँ पे होता है, वाटर बॉडीज में होता है। तो अब यहाँ पे एक और बात आती है, जब आप कपड़े धोते हैं, कपड़ों को सुखाते हैं, तो वहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी कुछ इसी प्रकार से भाप बन के निकल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे या ट्रांसपिरेशन कहेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन जो कपड़ों का जो सूखना है उसे हम इवेपोरेशन कहेंगे या ट्रांसपिरेशन कहेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आपका आंसर होगा इवेपोरेशन, क्योंकि ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन कहाँ पे हो रहा है, प्लांट्स में हो रहा है। तो ये जो पहली जो प्रोसेस थी वो आपने समझी कि यहाँ पे क्या हुआ। नेक्स्ट आपके पास स्टेप आता है यानी संघनन। संघनन में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो इवेपोरेट होके ये जो गैसेस फॉर्म में जो पानी गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे अब तापमान कम हो गया है, यानी कि जब वो ऊपर गया तो तापमान कम हो गया। जैसे ही तापमान कम हुआ तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के समीप आ गए यानी चिपक गए, और क्या किसका फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड। यानी जो बादल आप देखते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो संघनन को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बादलों में क्या होती है, जलवाष्प ठंडी हो जाती है। यानी जो जलवाष्प थी, जो भाप के रूप में जो पानी था, उसे क्या कहते हैं, जल वाष्प। वाष्प यानी गैस जिसे हम कहते हैं। तो जल का जो वाष्प है वो क्या होती है, बादलों में ठंडी हो जाती है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने कहा संघनन। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अवक्षेपण। अब अवक्षेपण पे क्या हो रहा है, आप अवक्षेपण में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बादलों में ठंडी जलवाष्प बूंदों के रूप में बनता है, और वर्षा या फिर बर्फ के रूप में पृथ्वी की सतह पर अवक्षेपण के रूप में छोड़ दिया जाता है, अवक्षेप के रूप में छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बादल का फॉर्मेशन हुआ। अब बादल के फॉर्मेशन में क्या हुआ, तापमान और कम हो गया। तापमान और कम हुआ प्लस क्या हुआ, जो यहाँ पे बहुत सारे बादल इकट्ठा हो गए तो एक दूसरे में घर्षण होता है। घर्षण कैसे होता है, यानी वो एक दूसरे से घिसते हैं ऐसे। जब यहाँ पे घर्षण हुआ तो वो जो पानी था जो गैस के फॉर्म में था वो लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो गया। यानी कि यहाँ पे या तो वर्षा के फॉर्म में नीचे आ गया या फिर वो बर्फ की फॉर्म में नीचे आ गया। अब ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर कम था वहाँ पे वर्षा के फॉर्म में पानी जो वाष्प थी वो नीचे आई। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम था वहाँ पे बर्फ के रूप में जो पानी था वो नीचे आ गया। अब इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा यहाँ पे पानी था। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये एक समुद्र है, ये एक समुद्र है। समुद्र से क्या हुआ, जो पानी की जो वो थी पानी था वो वाष्प के रूप में ऊपर गया। ऊपर क्या हुआ, बादल बने। बादलों में क्या हुआ, घर्षण हुआ, और घर्षण से फिर जो पानी के रूप में फिर लास्ट आपके पास आता है संग्रह। तो संग्रह में क्या होता है कि जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश का पानी नीचे आता है तो अलग अलग वाटर बॉडी में इसका संग्रह हो जाता है। कहाँ कहाँ पे, जो भी आपने सोर्सेस में पढ़ा था, जैसे कि वर्षा का जल बहकर जमीन में चला जाता है, नदी, तालाब और कुओं में वापस समुद्र में एकत्रित हो जाता है। यानी कि फिर क्या हुआ कि जैसे ही बारिश हुई तो जो बारिश का पानी था वो अलग अलग जगह पे आ गया, या तो वो डायरेक्ट समुद्र में चला गया या फिर क्या हुआ, पहले वो कुओं और तालाब में गया,
जो तालाब से फिर क्या हुआ, वो समुद्र में, वो नदियों में गया, नदियों से क्या हुआ, वो फिर से समुद्र में वापस आ गया। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, पानी एक साइकिल के रूप में चल रहा है। यानी पहले पानी लिक्विड था, लिक्विड के बाद फिर वो गैस बना तो ऊपर चला गया, ऊपर जाके बादल बना, बादल से फिर क्या हुआ, वो पानी के रूप में फिर से वहीं वापस आ गया। तो ये क्या है, पूरी साइकिल चल रही है। तो जल चक्र क्या है, इम्पोर्टेंट है। आप क्या करेंगे, जल चक्र को जो अगली क्लासेस होंगी आप जल चक्र के बारे में वहाँ फिर से पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ से क्या करेंगे, जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें आप इस पूरे जल चक्र को नोट करेंगे। प्लस आप क्या करेंगे, जो भी आपको स्टेप लिखाए गए हैं, जो भी आपको स्टेप दिख रहे हैं, यानी पहला क्या है, वाष्पीकरण, दूसरा संघनन, तीसरा अवक्षेपण और चौथा संग्रह है। आपने क्या करना है, चारों पॉइंट्स को लिखना है और समझना है कि चारों पॉइंट्स में क्या हो रहा है। पहले आप ये डायग्राम नोट करेंगे अपनी कॉपी में कि कहाँ से क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये समुद्र है, समुद्र से इवेपोरेशन हो रहा है, प्लांट से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सब्लिमेशन हुआ, सब्लिमेशन यानी संघनन, यानी बादल का बनना क्या है, संघनन है। यहाँ पे बादल हुआ, बादल से फिर क्या हुआ, वर्षा के रूप में नीचे आ गया, जिसे हमने क्या कहा, अवक्षेपण कहा, यानी कि प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे फिर से ये पानी नीचे आ गया और यहाँ पे क्या हुआ, जो अलग अलग बिग वाटर बॉडी से जो पानी था वो एट लास्ट कहाँ पे आ रहा है, वो सीधे समुद्र में ही आ रहा है। तो आप पूरा डायग्राम बनाएंगे और जो जितने भी स्टेप थे स्टेप लिखेंगे और जितना आपने समझा वो आप अपने वर्ड्स में अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब जल तालिका क्या है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताई थी कि जो मृदा तालिका के बारे में, यानी जो सॉइल प्रोफाइल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप खोदेंगे, जैसे कि कोई एक खेत है, आपने उस खेत में खुदाई की तो आप देखेंगे अलग अलग कलर की आपको मिट्टी देखने को मिलेगी। जो ऊपर की जो मिट्टी होगी वो लाइट कलर की होगी, लाइट कलर की। फिर आप खोदेंगे तो आपको दिखेगा कि ये डार्क कलर की मिट्टी आ रही है। फिर से आप खोदेंगे तो आपको लगेगा आप क्या है, पत्थर आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्या होते हैं कि जो जमीन होती है, जमीन में अलग अलग स्तर होते हैं, यानी अलग अलग लेयर होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मृदा तालिका, यानी मिट्टी की तालिका। तो जो मृदा तालिका को देखने के लिए क्या होता है, जो खुदाई होती है वो बहुत डीप होती है, बहुत नीचे तक होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने जो जमीन थी उसे हल्का सा खोदा और आपको सॉइल प्रोफाइल दिख गई। पहले क्या होता है कि जो लाइट जो मिट्टी होती है वो काफी नीचे तक होती है, फिर और जब गहराई में खुदाई की जाती है तो फिर क्या होती है, डार्क मिट्टी देखने को मिलती है, डार्क कलर की मिट्टी, यानी जैसे ब्राउन कलर की देखने को मिलेगी। फिर से आपने खुदाई की, हो सकता है कि उससे भी डार्क मिट्टी आपको देखने को मिले। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है कि इसके लिए बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ती है। सेम वैसा ही जैसे कि मिट्टी की अलग अलग परतें होती हैं या अलग अलग लेयर होती है, वैसे ही जल की भी क्या है, जल की भी अलग अलग लेयर होती हैं। तो जो पानी होता है, जैसे पानी अगर कोई जैसे जमीन में कोई तालाब है तो वहां पे क्या होगा, उसमें मिट्टी की भी मात्रा होगी और ऑक्सीजन की भी मात्रा यानी वायु की भी मात्रा होती है। तो आप देखेंगे कि यदि जमीन से मिट्टी लेते हैं तो इसमें हवा के साथ साथ पानी भी होता है। यानी कि हमने क्या ली, कोई गीली मिट्टी ली या फिर गीली नहीं भी है फिर भी उसमें क्या है, फिर भी उसमें मॉइस्चर रहता है। आपने मिट्टी ली, मिट्टी में क्या था, मिट्टी में हवा भी थी और उसके साथ साथ पानी होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं पानी की मात्रा बढ़ती जाती है और हवा की मात्रा कम होती जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने पहले ऊपर की मिट्टी ली, यानी कि आप गए किसी ग्राउंड में, आप गए या फिर आप अपने स्कूल के ग्राउंड में गए, आपने ऊपर की मिट्टी उठाई तो आपको वो दिखने में ड्राई लगेगी, लेकिन उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, उसमें नमी होती है। जैसे जैसे आपने क्या किया, नीचे की मिट्टी ली, पहले तो आपने क्या ली, पहले तो आपने ऊपर की जो परत थी उसकी मिट्टी ली, फिर आपने खुदाई की और फिर नीचे की मिट्टी ली। अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, पर उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा के साथ हवा की मात्रा कम होती है। वैसे ही ये क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे उसमें हवा की मात्रा कम होती जाती है। सतह के नीचे एक स्तर पर जहाँ केवल पानी है उसे हम जल तालिका कहते हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे आपने बहुत गहरी खुदाई की तो कहीं कहीं पे आप देखते हैं कि जब खुदाई होती है तो वहां पे क्या होता है, वहां से नीचे से पानी निकलने लगता है।
वो पानी कैसे निकलता है, वो क्या है, वो जल तालिका है। यानी ये बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर में, यानी अलग अलग स्तर पे पानी का जो जल स्तर है वो कितना है, यानी मिट्टी के स्तर में जल का स्तर वहाँ पे कितना होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ग्राउंड वाटर दिख रहा है। ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, भूगर्भीय जल, जो कि पृथ्वी की जो सतह होती है, सबसे निचली जो सतह पे जो पानी होता है उसे हम भूगर्भीय जल यानी क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। और इसी को मैंने कहा था ये सबसे प्योर वाटर होता है, जिसे कि हैंडपंप के थ्रू हम निकालते हैं। अगर आप इससे ऊपर वाली में जाएंगे, इससे ऊपर वाली में, तो उसमें क्या होता है, कुछ अशुद्धियां होती हैं, उसमें कुछ मिट्टी भी मिली होगी, उसमें कुछ ह्यूमस भी मिला होगा। और उससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो उससे ऊपर क्या होता है कि जो वाटर होता है वो वाटर नमी की फॉर्म में होता है, मॉइस्चर की फॉर्म में होता है। चलिए, आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बाढ़। तो आप सभी जानते हैं कि बाढ़ क्या होती है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बहुत सारा पानी जहाँ पे आ जाता है, या बहुत सारा जो पानी होता है जब ओवरफ्लो हो जाता है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। तो ये क्या है, ये सूखे का जस्ट अपोजिट है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने सूखे के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं था, पानी की हानि हो रही थी। और बाढ़ में क्या हुआ, बाढ़ में अत्यधिक पानी आ गया, यानी आवश्यकता से अधिक पानी आ गया। तो आप पढ़ेंगे कि जो लगातार बारिश की स्थिति में जो नदियां और झीलों और तालाबों में क्या होता है, जल स्तर बढ़ जाता है, जिसमें क्या होता है कि मिट्टी की यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी बारिश हुई और वहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। और जब पानी इकट्ठा होता है तो जितना जितना जो पानी हो है, जो मिट्टी को जरूरत है या प्लांट्स को जरूरत है, वो क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगी या वहाँ पे वायु नहीं रहेगी तो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, बहुत ज्यादा बारिश हुई और कंटिन्यूअसली बारिश होती गई। बारिश हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, जल स्तर बढ़ गया, और सडनली क्या हुआ, जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब जल स्तर बढ़ा तो क्या हुआ कि जो मिट्टी के बीच में जो वायु थी, यानी जो मिट्टी के कणों के बीच जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन बाहर निकलने लग जाती है। और ऑक्सीजन के साथ साथ जितने भी माइक्रोब्स थे या जितने भी इंसेक्ट थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो भी क्या हुआ, बाहर निकलने लगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे कि क्या होगा, मिट्टी की सतह पानी से भर जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आएगी। बाढ़ के परिणाम, जब मिट्टी में पानी की अधिकता हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद हवा उससे बाहर निकल जाती है। वायु की कमी के कारण मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव भी इससे बाहर निकल आते हैं। भारी वर्षा से बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान भी होता है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो बाहर आए तो वो निश्चित, उनकी जो मौत है वो तो क्या है, निश्चित है। सेकंड क्या होता है कि जो फसल होती है, फसल में भी क्या हुआ, बहुत सारा पानी जब वहाँ पे एकत्रित हो गया तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी का कटाव वहाँ पे शुरू हो जाता है। यानी आपने जब भी देखा होगा, बहुत सारा पानी और बहुत आवेग से, नहीं बहुत गति से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, मिट्टी को काट के लेके जाता है। स्पेशली जहाँ पे जो खेत होते हैं, तो खेत में क्या बड़े बड़े पेड़ प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे अगर हम जंगलों की बात करें तो जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, यानी जो मिट्टी होती है उसका जो इरोजन होता है, उसका कटाव इतनी इजीली नहीं हो पाता है। और जो खेत होते हैं, खेतों की जो मिट्टी होती है, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, तो वहाँ पे अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी का कटाव बहुत इजिली हो जाता है। अब जब मिट्टी का कटाव यहाँ पे हो गया तो क्या होगा, जो पौधे होंगे, पौधे क्या होंगे, छोटे छोटे पौधे होंगे। जो फसलों में आप जैसे धान उगाते हैं तो छोटे होंगे, तो उनकी जड़ें क्या होंगी, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे तो जो मिट्टी की ऊपरी सतह पे वो लगे होते हैं। जैसे ही क्या हुआ, पानी बहुत तेज बहाव से आया तो जो मिट्टी है वो मिट्टी हटने लग गई वहां से, और जो प्लांट्स है वहां से पूरे उखड़ने लगे। इसी प्रकार क्या हुआ, फसलों का नुकसान हो गया। तो बाढ़ के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं, बाढ़ के लिए बहुत सारे जिम्मेदार कारक हैं। जैसे कि क्या हो गया कि वर्षा की तीव्रता हो गई और बहुत ज्यादा टाइम तक हो गई, यानी एक तो बारिश बहुत तेजी से हो रही है, और क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है। और क्या हो गया, मिट्टी की स्थिति और जमीन पर पेड़ या पौधों की उपस्थिति। यानी कि आपने क्या क्या कारक पढ़े, एक तो आपने कारक पढ़ा कि जो बारिश हो रही है बहुत तेजी से हो रही है, यानी गति कैसी है, बहुत तेजी से है। अवधि कैसी है, बहुत लंबी है, यानी बहुत लगातार हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है। दूसरे की जो मिट्टी की स्थिति कैसी है, यानी कोई मिट्टी जो होती है उसका कटाव बहुत जल्दी हो जाता है, कोई मिट्टी है उसका जो कटाव होता है वो इतना इजीली नहीं होता है।
नेक्स्ट आपने देखा कि जो एरिया है जहाँ पे बाढ़ आ रही है वहाँ पे पेड़ पौधे की उपस्थिति कितनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। तो ये जो सारे कारक है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बाढ़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपने सेम बाढ़ में भी यही करना है, बाढ़ को हेडिंग डालनी है, लिखना है कि बाढ़ किसे कहते हैं, अपने शब्दों में लिखना है। और उसके बाद क्या करना है कि जो बाढ़ के लिए जो जिम्मेदार कारक होते हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो क्लास, आज आपने जाना जल चक्र के बारे में, सूखे के बारे में और बाढ़ के बारे में। यानी कि आपने देखा कि नहीं पानी की कमी होती है तो क्या कंडीशन क्रिएट होती है, पानी की अधिकता होती है तो क्या कंडीशन क्रिएट होती है। तो इससे आगे का जो सेशन है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।